चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग का सॉल्ट के बारे में आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। अभी तक हम लोग कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जिसमें हमने क्या सीखा है, वीक एसिड और वीक बेस का पीएच निकालना। उसके बाद आपको वाटर के बारे में, वाटर का पीएच कैसे निकालना है समझ पा रहे हैं। और थर्ड केस में क्या था कि अगर हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका पीएच कैसे निकालते हैं। बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस में जो H प्लस आयन का या OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, C के बराबर। लेकिन अगर हम बात करें वीक एसिड या वीक बेस का, अगर हम पीएच मतलब H प्लस या OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन C अल्फा के बराबर होता है। तो चलिए भाई, अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में आपको जानना है। तो अब नेक्स्ट में लिखेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का पीएच कैसे निकालते हैं। ठीक है, सॉल्ट अगर हमारे पास में दिया है तो उसका पीएच कैसे निकालेंगे। तो आप लोग जानते होंगे सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में कराया जाता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो जैसे मान लीजिए यहाँ में लिखा है HCl और इसकी रिएक्शन NaOH के साथ में कराया जा रहा है, तो यहाँ में क्या बनेगा बताइए, यहाँ से बनेगा NaCl प्लस वाटर बनेगा ना भाई यहाँ में। तो यहाँ में देखिए ये क्या बन गया है, ये सॉल्ट बन गया है। और ये हमारा क्या है, एसिड है, और ये क्या होगा, बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। और ये रिएक्शन में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। अगर हम इसकी बात करेंगे तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम लोग बात करते हैं सॉल्ट का, तो सॉल्ट में केटाइन पार्ट होता है, एक एनाइन पार्ट होगा, है कि नहीं। और बताइए सॉल्ट को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आपका आंसर होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब इसका अल्फा कितना ही होगा, 100% होगा। मतलब ये 100% आयंस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आप थोड़ा सा समझिएगा, इसमें हमेशा दो पार्ट होगा, सॉल्ट में हमेशा दो पार्ट होगा, एक केटाइनिक पार्ट होगा, एक एनाइनिक पार्ट होगा। सॉल्ट में हमेशा दो पार्ट होने वाला है, एक केटाइनिक और एनाइनिक। जो केटाइन है वो क्या है भाई, Na। और Na कहां से आएगा, NaOH से आएगा। NaOH क्या है, बेस है। तो याद रखेंगे जब भी सॉल्ट है, और सॉल्ट में जो केटाइनिक वाला पार्ट है, जो केटाइनिक पार्ट है, सॉल्ट में केटाइनिक पार्ट होगा और एक एनाइनिक पार्ट होगा। ठीक है, आपको याद रखना है। जो केटाइनिक पार्ट होगा सॉल्ट का, जो केटाइन होगा वो कहां से आएगा, तो आंसर इज बेस से आएगा। और जो एनाइन होगा वो कहां से आएगा, एसिड से। ये हमेशा याद रखिएगा। तो जब भी सॉल्ट की बात, क्योंकि इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्ट के बारे में। तो देखिए सॉल्ट में दो पार्ट होता है, केटाइनिक और एनाइनिक। और जो केटाइन होता है वो बेस से आएगा, और एनाइन जो होगा वो कहां से आएगा, एसिड से आएगा। समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लो यहाँ में कोई भी एक सॉल्ट बता दीजिए भाई। अगर मान लो लिखा है K2SO4, क्या लिखा है भाई, K2SO4। और यहाँ में दो पार्ट होगा, एक तो केटाइन वाला, एक एनाइन वाला। केटाइन में क्या है, पोटेशियम, और यहाँ में एनाइन में क्या होगा, सल्फेट। तो ये जो केटाइन होगा वो हमेशा कहां से आएगा, तो बेस से आएगा। और एनाइन कहां से आएगा, एसिड से। और थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ में बेस से आएगा के, तो KOH से आया होगा के, है कि नहीं। और अगर हम बात करें एसिड, तो ये आया होगा H2SO4 से। तो याद रखिएगा सॉल्ट में केटाइन बेस से आएगा और एनाइन कहां से आएगा, एसिड से। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो सॉल्ट होता है वो 6 प्रकार का होता है। सॉल्ट के टाइप्स समझ पा रहे होंगे आप लोग। ये जो सॉल्ट होता है वो कितने प्रकार का होता है, 6 टाइप्स का होता है। और 6 में जो पहला टाइप होता है वो 4 प्रकार का होता है, और उसी चारों के बारे में हम लोग को स्टडी करना होता है। अलग अलग सोल्यूशन का पीएच निकालना होता है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्ट जो होगा वो 6 प्रकार का है, लेकिन पढ़ना आपको सिर्फ 1 जो पहला टाइप है उसी के बारे में पढ़ना होता है। लेकिन जानेंगे हम लोग सबके बारे में। तो जो पहला टाइप होता है वो होता है जनरल सॉल्ट। जनरल सॉल्ट, या आप इसको क्या भी बोल सकते हैं, नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, जनरल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट। तो सबसे अगर आपसे पूछा जाएगा जनरल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट किसको बोलते हैं, तो भाई ऐसा सॉल्ट जो पानी में ना तो H प्लस आयन दे, ना तो OH माइनस आयन दे, ना तो पानी में H प्लस देगा, ना तो पानी में OH देगा, ऐसे टाइप के सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्ट बोलते हैं। ऐसा टाइप का सॉल्ट को क्या बोलते हैं, जनरल। जैसे NaCl क्या है भाई, सॉल्ट है कि नहीं है। लेकिन जब आप NaCl को पानी में डालेंगे तो बताओ क्या ये सॉल्ट आपको H या OH देगा, क्या नहीं देगा। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, जनरल सॉल्ट के कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें, एग्जांपल की बात करेंगे, तो बताइए क्या NaCl को जनरल सॉल्ट बोला जा सकता है,
और भाई K2SO4 को जनरल सॉल्ट बोला जा सकता है। क्या CH3COO को जनरल सॉल्ट बोला जा सकता है? ना तो ये देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ में H है तो ये H रिप्लेसेबल नहीं है। जो H रिप्लेस नहीं हो सकते हैं, जो पानी में डालने से H नहीं दे सकते हैं, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो क्या एसीटेट, सोडियम एसीटेट को पानी में डालेंगे तो दो आयन मिलेगा, एक तो एसीटेट आयन मिलेगा, एक सोडियम आयन मिलेगा। ना तो यहाँ से H प्लस मिल रहा है, ना तो यहाँ से OH माइनस मिल रहा है, इसको आप क्या बोल सकते हैं? जनरल सॉल्ट बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो क्या जनरल सॉल्ट का, तो आप, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि जनरल सॉल्ट होगा या कैसा टाइप का सॉल्ट होगा। तो जनरल सॉल्ट का डिफिनेशन क्या है? ऐसा सॉल्ट जो पानी में ना तो H प्लस आयन दे, ना तो OH माइनस आयन दे, ऐसे टाइप के सॉल्ट को क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्ट। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या? जनरल सॉल्ट तो उसको बोलेंगे नो रिप्लेसेबल ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन, जहां से ना तो आप H प्लस निकाल सकते हैं, ना तो आप OH माइनस निकाल सकते हैं। ऐसे टाइप के सॉल्ट को क्या बोल सकते हैं? जनरल सॉल्ट। बताओ, यहाँ से H निकलेगा, ना तो OH निकलेगा, तो इसको क्या बोला जा सकता है? जनरल सॉल्ट। ठीक है, आंख ऑटोमेटिक बंद हो रही है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पहला टाइप का सॉल्ट तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे एसिडिक सॉल्ट के बारे में। समझ पा रहे हैं ना कि एसिडिक सॉल्ट क्या है? तो अगर आपसे कोई बोलेगा एसिडिक सॉल्ट क्या है, तो ऐसा सॉल्ट जो पानी में H प्लस आयन देता है, तो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ कॉपी करना है तो कर लीजिए। जैसे देखिए, अगर हम बात करें K2SO4 है ना, K2SO4 है, अगर तुम इसको पानी में डालेगा तो तुम्हारा मिलेगा 2K प्लस और SO4 माइनस, यही तो मिलेगा। टूट तो जाएगा, क्योंकि सारे सॉल्ट का अल्फा 100% होता है, मतलब वो सारे सॉल्ट पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो अगर ये टूटेगा तो बताओ, क्या ये H देगा? नहीं। क्या ये OH देगा? नहीं। तो इसको क्या बोला जा सकता है? जनरल सॉल्ट। मतलब अगर मान लो ऐसा लिखा होगा H2SO4, अब इसको तुम पानी में डालेगा तो भाई H देगा, H देगा, तो इसको जनरल सॉल्ट नहीं बोलेंगे। समझ पा रहे होंगे आप लोग? जनरल सॉल्ट वो है जो पानी में H या OH नहीं देगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे? तो सेकेंड हमारा क्या होता है भाई? एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट किसको बोलते हैं? रिप्लेसेबल ऑफ मतलब जहां से रिप्लेस किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? एसिडिक सॉल्ट। समझ पा रहे होंगे? जहां से H निकल सकता है उसको क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट। समझ पा रहे होंगे? जैसे कि एग्जांपल से समझिए, ऐसे लिखा है ना भाई, थोड़ा सा ध्यान देना, एग्जांपल से समझिए। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, यही इसी को बोलते हैं NaHCO3, ऐसा लिखा गया है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या आपको यहाँ में H दिखाई दे रहा है क्या? तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ में बताओ ये सॉल्ट है कि नहीं है? तो क्या ये प्लस होगा, ये माइनस होगा? और अगर ये केटायन लिखा है भाई, तो केटायन तो हमेशा कहाँ से आता है? आप बोलेंगे बेस से आता है। मतलब Na कहाँ से आया होगा? NaOH से। अरे भाई बेस से आया होगा। और ये जो एनायन पार्ट है, एनायन पार्ट कहाँ से आता है? एसिड से। तो ये आया होगा H2SO4 से, सॉरी H2SO3 से, H2CO3 से। कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करा होगा तो ये बना होगा। क्या समझ पा रहे हैं? क्या समझने वाली बात ये है कि जो H2CO3 है भाई, यहाँ से कितने H रिप्लेसेबल है? कितने H निकाले जा सकते हैं? 2। अरे भाई कितने निकाले जा सकते हैं? 2। अरे भाई यहाँ से एक H हटा है और सोडियम आके लगा है। क्या समझ पा रहे हैं? क्या तो ये सॉल्ट बना है। समझ पा रहे हैं ना? क्या यहाँ से दोनों H हट सकता था, लेकिन हटा है सिर्फ एक। मतलब यहाँ में जो H है वो रिप्लेस हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसको एसिडिक सॉल्ट बोला जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? क्या भाई देखो, यहां से आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मान लो लिखा है H2CO3, आप बताओ यहाँ से कितने H निकाले जा सकते हैं? 2। मैंने तुमने क्या करा? एक H हटाया, सोडियम लगा दिया, तो NaHCO3। अरे भाई बनेगा कि नहीं? अब तुमने एक और H हटाया, एक और सोडियम लगा दिया, तो क्या Na2CO3 बन जाएगा? तो Na2CO3 में H नहीं है, मतलब ये जनरल सॉल्ट है। लेकिन NaHCO3 कैसा टाइप का सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ का जो H है वो रिप्लेस हो सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसिडिक सॉल्ट और जनरल सॉल्ट किसको बोलेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ में H दिखाई दे रहा है तो रिप्लेस ही होगा। क्या H3PO4 वाला केस बताया गया था, अभी फिर बताऊंगा। कॉपी कर लो पहले, तो शायद कॉपी हो गई क्या लास्ट में? ये
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, केवल आपको समझना है, लिखा होगा आपको पता करना चाहिए। देखिए भाई, मैं आपको एक बार और बताऊंगा, जैसे कि अगर मान लो कहीं ऐसा गलती करते हैं, इसमें ज्यादा चांस H3PO4 लिखा है, H3PO3 लिखा है और H3PO2 लिखा है, ठीक है, इसमें गलती नहीं करना है। और यहाँ में ध्यान देना, इसका जो वैलेंसी फैक्टर निकालने का एक तरीका है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1, ठीक है, ऐसे इसकी वैलेंसी फैक्टर निकल सकती है। सिर्फ किस केस में? H3PO4, H3PO3, H3PO2 में, ठीक है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे ना। तो बताइए यहाँ से H3PO4 में कितने ऑक्सीजन एटम है? 4। तो इसमें से कम कर देंगे तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी? 3। और वैलेंसी फैक्टर 3 का मतलब ये है कि यहाँ से कितने H+ निकल सकते हैं? 3। समझ पा रहे हैं। और बताइए यहाँ से इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी? ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3, लेकिन एक माइनस करेंगे तो कितना? 2। मतलब यहाँ से कितने हाइड्रोजन तो भाई 3 है, लेकिन कितने निकल सकते हैं? आंसर इज 2 निकल सकते हैं। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर 2 होगी। और यहाँ में ध्यान देना, H3PO2 की बात करेंगे तो बताओ इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी? 1। भाई ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको बताया गया था, क्योंकि जब H3PO2 का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन ऐसे होते हैं जो फास्फोरस से डायरेक्टली अटैच होते हैं, और एक ऑक्सीजन वो होता है, एक ऑक्सीजन के साथ में एक हाइड्रोजन हटता है। लेकिन आप ध्यान देना, कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है? वो हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में अटैच होता है। और अगर हम बात करेंगे तो बताइए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो आप बोलेंगे फोन का ज्यादा होता है। अरे भाई किसका ज्यादा होता है? फोन का। मतलब ऑक्सीजन का तो ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो क्या यहाँ से H आसानी से निकल जाएगा। लेकिन फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। कोई यहाँ से H को निकाल ही नहीं सकता। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो निकला कितने H? एक। इसलिए आपको याद रखना है, याद करने की तरीका आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? यहाँ में क्या होता है? यहाँ में 2 होने का मतलब होता है कि यहाँ में ऑक्सीजन कितना है? 3। तो यहाँ में क्या हो जाएगा भाई? यहाँ में OH हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? H3PO3 का। तो ये भी निकल जाएगा, ये भी हाइड्रोजन निकल जाएगा। और यहाँ में क्या होता है देखो, तो यहाँ में ये भी H निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। तो इसलिए इसका आंसर आया है 3। स्ट्रक्चर से हमको समझ में आ जाती है, और ये आपको पहले ही बताया गया था। चलिए आइए ध्यान देते हैं। अब देखो भाई, यहाँ में 3 H निकल सकता है, यहाँ में 2 H निकल सकता है, यहाँ से एक ही H निकलेगा। और आप थोड़ा सा ध्यान देना, और मान लो कोई कंपाउंड ऐसे लिखा है, अब आपने क्या करा, यहाँ से देखो 3 H निकलेगा, आपने एक H हटाया और सोडियम या पोटेशियम लगा दो, ठीक है। तो आपने सोडियम लगा दिया तो देखो क्या हो जाएगा? NaH2PO4। अगर आपको ये दिया जाए और पूछा जाए बताइए ये एसिडिक सॉल्ट है कि जनरल सॉल्ट है, समझ पा रहे हैं क्या? तो सबसे पहला आपका दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि ऑक्सीजन कितना है? 4। अगर ऑक्सीजन 4 है तो उसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी? 3। इसका मतलब 3 H निकल सकते हैं। लेकिन बताओ इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन हटा के सोडियम लगाया गया है, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन और हट सकते हैं, मतलब ये H+ रिप्लेसेबल है। अगर रिप्लेसेबल है तो ये कैसा टाइप का सॉल्ट है? तो आप बोलेंगे ये एसिडिक सॉल्ट है। अरे भाई कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट। अगर मान लो कोई यहाँ से एक और H हटा के सोडियम लगा देगा तो क्या बन जाएगा? Na2। अरे भाई क्या हो जाएगा बताइए? Na2HPO4। अरे भाई यहाँ से तीनों H रिप्लेसेबल थे ना, लेकिन बताओ यहाँ से क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन को हटाया गया, 2 सोडियम लगा दिया गया, तो एक हाइड्रोजन बचा है। लेकिन ये हाइड्रोजन भी निकल सकता है, रिप्लेस हो सकता है। तो ये कैसा टाइप का सॉल्ट है बताइए? ये भी कैसा होगा? ये भी एसिडिक सॉल्ट है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन अगर हम लोग क्या करें, अब तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 सोडियम लगा दे तो Na3PO4 आ जाए, तो यहाँ में एक भी हाइड्रोजन बचा ही नहीं। समझ पा रहे हैं ना? तो इसको क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्ट। जनरल सॉल्ट बोलो या नॉर्मल सॉल्ट बोलो, बात तो बराबर ही है। क्या आप समझ पा रहे होंगे? ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं? चलिए यहाँ में देखो 2 ही हाइड्रोजन निकल सकते हैं, 2 ही हाइड्रोजन निकल सकते हैं। आपने एक हाइड्रोजन हटाया और सोडियम लगा दिया भाई, NaH2PO3। अब देखो भाई, अगर ये दिया है, अगर मान लो ऐसे लिखा है Na2HPO3 ऐसे लिखा है, और आपको बताना है कौन एसिडिक है, कौन न्यूट्रल है, कौन कैसा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन को ध्यान से देखना, ऑक्सीजन कितना है? 3। अगर ऑक्सीजन 3 है तो उसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, मतलब कितने H रिप्लेस हो सकते हैं? 2। अब तुमने क्या करा देखो भाई,
दो H निकल सकते हैं। आपने क्या किया, एक H हटाया, क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कितने H निकलने वाले हैं, दो, तो आपने एक H हटाया, सोडियम लगा दिया, तो क्या ये बन गया। तो क्या यहाँ में बताओ, दो H हट सकते थे लेकिन आपने एक H हटा दिया, क्या इसका एक और H रिप्लेसेबल था ना भाई, तो इसका मतलब एक H और निकल सकता है। मतलब ये कैसा टाइप का सॉल्ट है बोलिए, एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब आपने क्या किया, अब दो H निकल सकते हैं, देखो यहाँ से एक H है जो रिप्लेस हो सकता है, फिर आपने एक H को हटाया और सोडियम लगा दिया। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ से टोटल दो H निकल सकते थे और आपने दो H हटा के दो सोडियम लगाया है, तो ये बन जाएगा ना। नहीं तो आप गलती क्या करते, आप बोलते कि यहाँ में H है तो ये एसिडिक सॉल्ट होगा, जो गलत है। अरे भाई दो ही तो मैक्सिमम हट सकता है ना, दो सोडियम दो कब आया होगा, जब दो H हटा होगा। तो बताओ क्या यहाँ में H दिखाई दे रहा है लेकिन वो H रिप्लेसेबल नहीं है, मतलब ये कैसा टाइप का सॉल्ट है, जनरल सॉल्ट। क्या आप समझ पा रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आप हमेशा एक ट्रिक बना लेते हैं, जहां H दिखाई देगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, गलत हो जाएगा भाई। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ में कितने ऑक्सीजन है, दो, तो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1, मतलब यहाँ से एक ही H निकलेगा। तो बताओ अगर आप एक H हटा के सोडियम ऐसे लगा दिए भाई, और पूछा जाएगा बताओ ये कैसा टाइप का सॉल्ट है, तो आप क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्ट है। तो ये कैसा सॉल्ट है, जनरल सॉल्ट है। क्यों जनरल सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक ही H निकलेगा और उसने अपने H को हटाया है तभी तो सोडियम लगाया है, इसलिए, और दो H है जो रिप्लेसेबल नहीं है, इसलिए ये हमारा जनरल सॉल्ट होगा। कॉपी कर लीजिए। चलिए यहां तक तो हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप का, तो थर्ड होगा वो होगा बेसिक सॉल्ट। देखिए बेसिक सॉल्ट किसको बोलते हैं, जहां से ऐसा सॉल्ट जो पानी में OH माइनस आयन देता है, रिप्लेसेबल ऑफ OH माइनस आयन, जो पानी में क्या देता है भाई, OH माइनस आयन देता है। जैसे एग्जांपल में देखना भाई, जैसे लिखा है BaOHCl, जैसे यहाँ में लिखा है AlOHCl2, मतलब ये जो सॉल्ट है इसको जब पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा, OH माइनस। समझ पा रहे हैं ना। तो जो सॉल्ट पानी में OH आयन प्रोड्यूस करता है, OH माइनस आयन देता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बेसिक सॉल्ट। क्या बोल देते हैं, बेसिक सॉल्ट। क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे डबल सॉल्ट। तो देखिए डबल सॉल्ट किसको बोलते हैं, ये जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो पहले डबल सॉल्ट आपको पढ़ाया जाता है। तो देखिए डबल सॉल्ट किसको बोलते हैं, वो सॉल्ट जिसमें कितने प्रकार के सॉल्ट होंगे भाई, वो सॉल्ट जिसमें दो सॉल्ट होते हैं और वो दोनों सॉल्ट कैसे होते हैं, जनरल सॉल्ट होते हैं। मतलब डबल सॉल्ट कंटेन टू और मोर क्या होता है, जनरल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में दो या दो से अधिक क्या होना चाहिए, जनरल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डबल सॉल्ट बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आपको समझ में आ जाएगा, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2, भाई ये हमारा क्या है, डबल सॉल्ट, जिसमें एक या एक से अधिक जनरल सॉल्ट है। बताओ K2SO4 क्या है, जनरल सॉल्ट, Al2SO4 कैसा है, जनरल सॉल्ट। तो एक या एक से अधिक जनरल सॉल्ट, इसका नाम क्या होता है, पोटाश है ना। तो डबल सॉल्ट किसको बोलते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक डबल सॉल्ट होते हैं, ओ सॉरी एक या एक से अधिक जनरल सॉल्ट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डबल सॉल्ट। जैसे कार्नालाइट का फॉर्मूला क्या है, KCl.MgCl2.6 वाटर मॉलिक्यूल। जैसे अगर मान लो भाई ऐसे लिखा है KCl.MgCl2.6 वाटर मॉलिक्यूल, तो जिसमें डॉट डॉट लगा होता है भाई, वो समझ लेना कि वो कौन सा टाइप का सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मतलब आपने क्या समझा, डबल सॉल्ट कंटेन टू और मोर जनरल सॉल्ट। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो डबल सॉल्ट में कम से कम दो या दो से अधिक क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, जनरल सॉल्ट होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एक एग्जांपल देखिए भाई, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पता करने का तरीका क्या होता है कि हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है ना भाई, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो सब क्यों कौन से सॉल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को लिखना है तो हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब हमारा जो 6 होगा उसको बोलते हैं मिक्स सॉल्ट।
ठीक है, तो मिक्स सॉल्ट किसको बोलते हैं? देखिए, मिक्स सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिसमें एक से ज्यादा या तो केटाइन मिले या एक से ज्यादा एनाइन मिले, तो उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा टाइप का सॉल्ट? मिक्स सॉल्ट। समझ पा रहे हैं ना? तो कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट, वन टाइप ऑफ केटाइन और एनाइन। एक से ज्यादा केटाइन मिले या एक से ज्यादा एनाइन मिले तो उसको क्या बोलेंगे? मिक्स सॉल्ट बोलेंगे। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं? जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से देखेंगे। अगर मान लो लिखा है NaKHS, क्या लिखा है? NaKHS। अगर इसको हम लोग ब्रेक करते हैं भाई तो क्या मिलेगा? सोडियम आयन मिलेगा, पोटेशियम आयन मिलेगा और सल्फाइड आयन मिलेगा। तो एक से ज्यादा केटाइन मिला कि नहीं? एक से ज्यादा टाइप का केटाइन मिला कि नहीं मिला? मिला। या एक से ज्यादा टाइप का केटाइन या टू डिफरेंट टाइप ऑफ केटाइन या टू डिफरेंट टाइप ऑफ एनाइन मिले तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? क्या बोला जाएगा? मिक्स सॉल्ट। अगर बात करेंगे, ध्यान देना, Na2S लिखा है। अरे भाई क्या लिखा है? Na2S लिखा है। जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? सोडियम मिलेगा और क्या मिलेगा? सल्फाइड। अरे भाई दो केटाइन मिला लेकिन दोनों सेम टाइप का मिला, दो सोडियम ना मिलेगा लेकिन वो सेम टाइप का मिलेगा, तो इसको क्या मिक्स सॉल्ट बोलेंगे? नहीं। मतलब एक से ज्यादा टाइप का केटाइन मिले या एक से ज्यादा टाइप का एनाइन मिले तो उसको क्या बोला जाएगा? मिक्स सॉल्ट। क्या समझ पा रहे हैं क्या? थोड़ा सा ध्यान देना। Na2S है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं है। अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई। अगर मान लो लिखा है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे मान लो यहाँ में ध्यान देंगे, एक से ज्यादा टाइप का केटाइन मिले या एक से CaOCl2। अरे भाई क्या लिखा है? CaOCl2। इसको अगर मालूम होगा तो इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, है कि नहीं? और इनका जो जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है CaOCl और यहाँ में होता है Cl। ठीक है, जब इसमें इसको तोड़ा जाता है तो इसमें देखिए कौन कौन से आयन होते हैं। यहाँ में होता है Ca+2 और क्या होता है? Cl-, फिर क्या होता है? OCl-। तो एक से ज्यादा टाइप का एनाइन है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मिक्स सॉल्ट। क्या आप समझ पा रहे होंगे मिक्स सॉल्ट किसको बोलना है? अगर मान लो भाई यहाँ में लिखा है NaKHSO4, बताओ इसको जब ब्रेक करा जाएगा तो क्या क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा। एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ केटाइन मिल गया है तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? इसको क्या बोल देंगे? मिक्स सॉल्ट। तो मुझे लग रहा है कि मिक्स सॉल्ट क्या होता है वो आपको समझ में आ चुका है। अरे समझ में आया क्या? क्या मिक्स सॉल्ट को, कम्प्लेक्स सॉल्ट को, कम्प्लेक्स सॉल्ट को हम लोग जब 12 में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बता दूंगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पढ़ाऊंगा तो हमेशा मिक्स सॉल्ट, कम्प्लेक्स सॉल्ट में हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखा जाता है। समझ पा रहे हैं ना? तो मान लो यहाँ में लिखा है FeCl4, मान लो लिखा है FeH2O4 Cl2Br2। अगर मान लो ऐसे लिखा है तो ये सब क्या है? कम्प्लेक्स सॉल्ट। समझ पा रहे हैं ना? कम्प्लेक्स सॉल्ट में एक स्क्वायर ब्रैकेट होना जरूरी है। तो आप लिख सकते हैं मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट किसको बोलते हैं? कंटेन टू और मोर टाइप ऑफ केटाइन और एनाइन। क्या कॉपी हो चुका है क्या? तो मिक्स सॉल्ट में एक से अलग टाइप का, मतलब एक से ज्यादा टाइप का केटाइन और एक से ज्यादा टाइप का एनाइन मिलना चाहिए तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? मिक्स सॉल्ट। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा है NaHCO3, ऐसा लिखा है ना भाई, NaHCO3। अगर मान लो लिखा है यहाँ पे BOHCl, ऐसा लिखा है। अगर मान लो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? बताओ, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? Na+H+ और क्या मिल जाएगा? CO3-2। अगर मान लो यहाँ में लिखा है तो क्या मिलेगा? Be+2 OH-1 और क्या हो जाएगा? Cl-1। तो ये कौन सा टाइप का सॉल्ट है बताइए? क्या इसको हम लोग मिक्स सॉल्ट बोलेंगे? तो आपका आंसर आप तो यही बोलेंगे, मिक्स सॉल्ट में एक से ज्यादा टाइप का केटाइन या एक से ज्यादा टाइप का एनाइन मिलना चाहिए। तो यहाँ में एक से ज्यादा टाइप का केटाइन मिला है और एक से ज्यादा टाइप का एनाइन मिला है, लेकिन इसको मिक्स सॉल्ट नहीं बोलेंगे।
अगर H प्लस आ जाए, अरे भाई क्या जाए, H प्लस आ जाए तो इसको डिफरेंट टाइप ऑफ केटायन में काउंट नहीं करना है और इसको एनायन में काउंट नहीं करना है। अरे भाई तो ये तो OH दे रहा है, तो ये तो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा और ये एसिड सॉल्ट हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? तो H प्लस और OH माइनस को काउंट नहीं करना है, इसको आप डायरेक्टली क्या नहीं बोल देंगे, मिक्स सॉल्ट नहीं बोलेंगे। ऐसा सॉल्ट जो पानी में OH देता है वो तो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा और ये एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, तो आप इसको मिक्स सॉल्ट के कैटेगरी में नहीं कंसिडर करेंगे। कब ऐसा? जब वो H प्लस आयन हो या OH माइनस आयन। क्या समझ पा रहे हैं? नहीं तो ये एसिडिक या बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो क्या ये मिक्स सॉल्ट है? तो नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोगों को नेक्स्ट में पढ़ना है एसिड बेस पेयर। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होगा उसका नाम है एसिड बेस पेयर। अच्छा देखिए, अभी तक हमने जो सॉल्ट पढ़ा है वो कितने टाइप के सॉल्ट पढ़ा है? 6। कितने टाइप के सॉल्ट पढ़े हैं? 6। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारा जो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? जनरल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है भाई? जनरल सॉल्ट। ये हमारा जो जनरल सॉल्ट होते हैं वो फर्दर आपका ये जो जनरल सॉल्ट है ना, वो फर्दर भाई आपका कितना प्रकार का होगा? 4 टाइप्स का होगा। अभी हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, तो ये 4 टाइप्स का होगा। जो जनरल सॉल्ट बनता है वो कितने प्रकार से होते हैं? फर्दर 4 प्रकार के होते हैं और उनका पीएच कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे हम लोग। 4 प्रकार का कौन कौन भाई? जैसे मान लो एक ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिला है, तो SaSb टाइप का हो गया। जैसे बताओ NaCl कहाँ कहाँ से मिलके बना है? HCl प्लस NaOH। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों से मिलके ये सॉल्ट बना है, तो ये सॉल्ट का टाइप क्या हो गया? SaSb। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? कभी कभी कैसा हो सकता है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, अरे भाई वैसा हो सकता है ना, या तो हमारा क्या हो जाएगा? वीक एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, या दोनों वीक हो जाएगा, वीक बेस वीक एसिड। तो ये कितने प्रकार के हो जाएंगे? 4 प्रकार के हो जाएंगे। उनके बारे में हमको स्टडी करना होता है। अरे भाई समझ में आया है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखना है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कंजुगेट एसिड बेस पेयर किसको बोलते हैं, और ये तो आप लोग जानते भी होंगे। तो भाई जिसमें कंजुगेट एसिड बेस पेयर की बात करेंगे तो देखिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस या एक OH माइनस का डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो ध्यान देना, जैसे मान लो यहाँ में लिखा है एसिटिक एसिड। क्या लिखा है भाई? एसिटिक एसिड। और ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है। जब इसको तोड़ेंगे, क्योंकि ये 100% आयोनाइज होगा, क्या ये टूटना चाहता है क्या? नहीं। अरे भाई ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है वो लेस देन 100% होता है, लेस देन 1 होता है। मतलब ये एसिटिक एसिड पानी में डिसोसिएट होना नहीं चाहता है। अगर वो टूट भी जाएगा तो छोटा, मतलब कुछ पार्ट में टूटेगा, लेकिन क्या एसिटिक एसिड खत्म हो जाएगा या बचा रहेगा? बचा भी रहेगा, क्योंकि आयंस भी होंगे और ये एसिड भी बचा रहेगा, क्योंकि 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है। मान लो अगर टूट भी गया तो क्या बनाएगा भाई? एसिटेट आयन और H प्लस आयन बनाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? तो बताओ ये कैसी एसिड है? तो आप बोलेंगे वीक एसिड है। अरे भाई कैसा एसिड है? वीक एसिड है। और बताइए कंजुगेट एसिड बेस किसको बोलते हैं? जिसमें एटलीस्ट 1 H प्लस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भाई एक H प्लस का डिफरेंस हो। किसका? एक H प्लस का या एक OH माइनस आयन का डिफरेंस होता है। देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ ओनली 1 H प्लस और OH माइनस आयन। क्या समझ पा रहे हैं ना? उसी को कंजुगेट एसिड बेस बोलेंगे। अगर मान लो ये वीक एसिड है तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई? कंजुगेट हो जाएगा। अगर ये है तो इसको कंजुगेट बोल सकते हैं, किसी को कंजुगेट बोल सकते हैं। कंजुगेट बोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस या एक OH माइनस का क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक H या एक OH माइनस आयन का डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर बताइए भाई, अगर ये एसिड है, वीक एसिड है, तो ये वीक एसिड का क्या हो जाएगा भाई? कंजुगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंजुगेट हो जाएगा।
क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो ये अगर वीक एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा। मतलब इस वीक एसिड का ये क्या होगा भाई, कंजुगेट होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले रुक जाइए, कॉपी नहीं करना है। अगर हम बात करते हैं, बताओ ये वीक एसिड का जो अल्फा होगा, क्या वो 100% होगा या लेस देन 100%? लेस देन 100%। अब आपने क्या किया भाई, आपने ये किया कि टेम्परेचर बढ़ा दिया। अरे भाई क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि बताओ ये रिएक्शन कैसी है, तो आप बोलेंगे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तो आप क्या बोलेंगे भाई, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक से क्या होता है, रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में चला जाता है, फॉरवर्ड। तो अगर हम मान लो इसका जो अल्फा है भाई वो 2% है, अरे भाई कितना परसेंट है, 2%, और उसकी अल्फा को बढ़ाना है, उसकी अल्फा को बढ़ाना है, तो आपने भाई भयानक टेम्परेचर बढ़ा दिया। अरे भाई भयंकर जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसकी अल्फा बढ़ जाएगी और अल्फा 50% हो गया। अरे भाई मान लीजिए कितना परसेंट हो गया, 50%। मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में चली गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली गई। अरे भाई आपने क्या करा, एक कंटेनर लिया, एक ग्लास लिया भाई, और उसमें एसिटिक एसिड का सोल्यूशन को डाल दिया। अरे भाई किसको डाल दिया, एसिटिक एसिड का सोल्यूशन को डाल दिया। लेकिन वो रिएक्शन भाई, क्योंकि वो टूटना नहीं चाहता एसिटिक एसिड, तो आपने क्या किया, बाहर से हीट दिया। जब आपने बाहर से हीट दिया तो उस एसिटिक एसिड का, उसकी अल्फा की वैल्यू भाई 2% से 50% तक बढ़ गई। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगा। लेकिन जैसे ही सोल्यूशन भाई, ध्यान देना, ठंडा होगा, अरे भाई कैसा होगा, ठंडा होगा, तो ठंडा होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने, क्योंकि रिएक्शन जैसे ही ठंडा हो जाएगी तो रिएक्शन अब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। अरे भाई क्योंकि कहां में जाने लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो उसकी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कहने का ये मतलब है कि बताओ ये क्या है भाई, एसीटेट है। अगर ये एसिड है, अरे भाई एसिड मान लो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एसिटेट आयन H+ आयन के साथ में कंबाइन करेगा, फिर क्या बना देगा, एसिटिक एसिड। फिर ये टूटेगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये दोनों कंबाइन करके ये बना देगा। मतलब रिएक्शन तो चलते रहेगा भाई। कहने का ये मतलब है, बताओ क्या ये जो एसिड वाला पार्ट है, क्या ये H+ को कंबाइन करेगा? अरे भाई H+ को क्या करेगा, कंबाइन करेगा। कंबाइन करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलेंगे, बेस। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये एसिड है तो ये इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस। मतलब एसिड का क्या होता है, कंजुगेट बेस। अरे भाई देखो, एसिड तो H+ देता है और बेस H+ लेता है। अरे भाई एसिड H+ देता है और बेस H+ लेता है। तो इस रिएक्शन में आप आगे देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि ये H+ दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड। अरे भाई क्या हो जाएगा, एसिड। अगर रिएक्शन आप इधर से देख रहे हैं, अरे भाई फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, एसिटेट आयन ने H+ को कंबाइन किया। अरे भाई एसिटेट आयन ने H+ को कंबाइन किया और क्या बना दिया, एसिटिक एसिड। तो जो H को लेता है उसको क्या बोलेंगे, बेस। तो ये क्या हो जाएगा भाई, बेस हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ये वीक एसिड है ना, तो ये इसका क्या हो गया है, कंजुगेट बेस। क्या समझ पा रहे हैं? अगर भाई जरूरी नहीं है कि इसी को आप कंजुगेट बोलो, अगर आपने इसको बेस का बोला है तो ये उसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड। समझ पा रहे हैं ना? तो किसी को भी कंजुगेट बोल सकते हैं। अगर मान लो इसको एसिड बोला है, वीक एसिड बोला है, तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, तो ये हो जाएगा एसीटेट आयन। मतलब ध्यान देना, अगर मैं बोलूंगा क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहता है, मैं अगर बोलूंगा बताओ फॉरवर्ड जाने का स्पीड और बैकवर्ड जाने का स्पीड में किसका स्पीड ज्यादा होगा, बैकवर्ड जाने का। अरे भाई कौन सा, बैकवर्ड जाने का। अरे भाई रिएक्शन टूट ही नहीं रहा है क्योंकि ये तो वीक है भाई, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन जैसे ही ये टूटा तो फिर ये दोनों देखो माइनस प्लस ये दोनों कंबाइन करेंगे, फर्दर ये बना लेंगे। मतलब फॉरवर्ड जाने की मतलब इस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की जो टेंडेंसी है वो बैकवर्ड की कंपेयर में क्या है, कम है। समझ पा रहे हैं? मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाना नहीं चाहता है। इसका मतलब बताओ ये जो बेस है वो एसिड के कंपेयर में थोड़ा सा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अरे भाई क्या है, स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए भाई। देखो मेरा कहने का ये मतलब है ना कि ये तो H देना ही नहीं चाहता है। अरे भाई तो वीक एसिड है ना ये, अरे भाई देना नहीं चाहता है तो वीक एसिड है। लेकिन मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, जैसे ही सोल्यूशन ठंडा हुआ तो फिर ये दोनों कंबाइन हुआ, फर्दर ये बना दिया। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई? इसका मतलब क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन की स्पीड ज्यादा है फॉरवर्ड डायरेक्शन से। मतलब ये H+ लेना जल्दी चाहता है, जो H ज्यादा जल्दी से लेना चाहते हैं मतलब वो तो बेस होता है ना भाई। मेरा कहने का ये मतलब है, क्या इस वीक एसिड के कंपेयर में, अरे भाई एसीटेट आयन स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है भाई, इसके कंपेयर में ये थोड़ा क्या है, स्ट्रॉन्गर है। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अरे भाई एसिटेट आयन कैसे होते हैं, अरे भाई वो तो वीक बेस होते हैं। अरे भाई कैसे होंगे, वीक। लेकिन इस एसिड के कंपेयर में थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? तो याद रखना है, अगर ये वीक एसिड होता है तो उसका कंजुगेट बेस थोड़ा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। तो हम बोल सकते हैं ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा।
अब मान लो आपका 60 मार्क्स आ गया, आप खुश हो गए, किसी ने 70 लाके खुश हो गया, अरे भाई मेरा तो 70 आया, अरे भाई कोई कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन इससे कंपेयर में थोड़ा सा इसका मार्क्स ज्यादा आ चुका है। क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो ये वीक ही है, लेकिन इसके कंपेयर में ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो दिमाग में कुछ जा रहा है क्या? ठीक है, बहुत अच्छी बात है यहाँ तक अगर आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए एक और एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लो यहाँ में लिखा है NH4OH, ये क्या है बताइए? NH4OH कितने वीक बेस होते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस कितने होते हैं? 5। कौन कौन सा? सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, बेरियम। लेकिन ये तो उसमें से कोई नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? वीक बेस। अगर वीक बेस है तो भाई ये डिसोसिएट होगा NH4OH और यहाँ से क्या मिलेंगे? OH माइनस। और थोड़ा सा ध्यान देना भाई, ये कैसा है? तो आप बोलेंगे वीक बेस। कैसा है? वीक बेस। तो बताओ यहाँ में इन दोनों में किसका डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस का या एक OH माइनस का? समझ पा रहे हैं ना? तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? कंजुगेट होंगे। अगर ध्यान देना, अगर ये बेस है तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई? कंजुगेट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ क्या करेंगे? ये बेस है तो ये इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एसिड। क्योंकि ये किसको ले रहा है भाई? OH माइनस आयन को। OH माइनस आयन को कंबाइन करेगा, ये बनाएगा, फिर रिएक्शन ऐसे जाते रहेगी। समझ पा रहे हैं? मतलब ध्यान देना, वीक बेस का कंजुगेट, वीक बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड होता है, एसिड का कंजुगेट बेस होता है, बेस का कंजुगेट एसिड होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर बताओ बेस हमारा कैसा है? वीक है। अरे भाई ये कैसा है? वीक। तो इसका कंजुगेट बेस थोड़ा क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि ये OH माइनस के साथ में कंबाइन करेगा, डायरेक्ट रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा। मतलब फॉरवर्ड जाने का जो रिएक्शन का स्पीड होगा वो बैकवर्ड के कंपेयर में कम होगा। मतलब ये जल्दी से OH माइनस आयन लेना चाहता है। क्या समझ पा रहे हैं? तो इसको हम लोग कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। लेकिन अभी ध्यान देना, अगर मान लो भाई ऐसा लिखा है, अरे भाई क्या लिखा है? ऐसा लिखा है, तो बताओ ये ध्यान देना, क्या इसको हम लोग कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोल सकते हैं? कंजुगेट एसिड बेस पेयर तभी बोल सकते हैं जब सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस या एक OH माइनस आयन का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ में तो कितना H प्लस आयन का डिफरेंस हो चुका है? 2। इसलिए इसको हम क्या नहीं बोलेंगे? कंजुगेट एसिड बेस पेयर इसमें डिफाइन नहीं होगा। नहीं समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? समझ पा रहे हैं? तो देखिए भाई, अगर मान लो यही रिएक्शन को ऐसे लिखा है, अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? अगर रिएक्शन ऐसे लिखा है तो बताओ इसमें कितना का H प्लस का डिफरेंस कितना है? 1। या OH का डिफरेंस 1 हो जाए तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्या H2S कैसी एसिड है? तो आप बोलेंगे वीक एसिड है, तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई? कंजुगेट स्ट्रॉन्गर बेस। अरे भाई बोल सकते हैं ना, कंजुगेट स्ट्रॉन्गर बेस। अरे भाई ये वीक है तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। क्या आप समझ पा रहे होंगे? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया था ना भाई? 2 एग्जांपल सफिशिएंट है आपको समझाने के लिए। कंजुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस या एक OH माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। कॉपी हुआ है क्या? अब थोड़ा सा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लो भाई NaOH लिखा है, अरे भाई कैसे लिखा है? NaOH। तो NaOH को जब तोड़ेंगे तो बताओ यहाँ में क्या मिलेगा? Na प्लस और C क्या मिलेगा भाई? Na प्लस और OH माइनस। बताओ क्या ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर बताओ ये कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अरे भाई कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो इसका कंजुगेट एसिड क्या हो जाएगा? अरे भाई कंजुगेट एसिड वीक होगा, स्ट्रॉन्ग का वीक ना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना भाई? जैसे आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ये कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बताओ इसने OH दिया, ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? कंजुगेट एसिड। अरे भाई क्या कहलाएगा? कंजुगेट एसिड। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जो OH देता है, मान लो ये क्या है? बेस है। अब बताइए क्या ये रिएक्शन एक डायरेक्शन में जाएगा कि दोनों डायरेक्शन में जाएगा? तो आंसर इज 1 डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग तो 100% डिसोसिएट हो जाता है, ये तो बचेगा ही नहीं। ये दोनों फर्दर कंबाइन नहीं कर सकते हैं। अगर कंबाइन नहीं करके फिर NaOH का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इसलिए ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो आपका आंसर क्या होगा? बोलो भाई, स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका कंजुगेट एसिड वीक होगा। अरे भाई स्ट्रॉन्ग है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड वीक होगा। अगर वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा? थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात? अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हम लोग बात करें HCl का, अरे भाई किसकी बात करेंगे? HCl का। तो HCl ने क्या दिया भाई? H प्लस दिया। अरे भाई क्या दिया? H प्लस दिया और यहाँ में Cl माइनस बना। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर बताओ क्या ये एसिड है? अरे भाई क्या है? एसिड है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? कंजुगेट बेस। क्या ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है क्या? हाँ, किसमें? एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना भाई? अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये एसिड है, ये कंजुगेट बेस है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें अगर हम बात कर रहे हैं और आपसे पूछूंगा कि बताओ ये जो Cl माइनस है क्या वो H प्लस के साथ में कंबाइन करेगा? नहीं।
क्या Na+OH- के साथ में कंबाइन करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अभी तक हमने जो 2 रिएक्शन पढ़ा था, इसमें बताओ क्या बोलेंगे? एसीटेट आयन H+ के साथ में कंबाइन करेगा, करके फिर क्या बना देगा? एसिटिक एसिड। तो जो एसीटेट आयन H+ के साथ में कंबाइन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर आयन। क्या बोलते हैं? तो यहाँ में ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्टर आयन, क्योंकि वो H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या समझ पा रहे हैं? तो यहां से बताओ NH4+ भी क्या हो जाएगा? एक्सेप्टर आयन हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या ACCEPTOR एक्सेप्टर आयन हो जाएगा। मतलब यहाँ में जो, क्योंकि ये H+ या OH- आयन को कंबाइन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एक्सेप्टर आयन। समझ पा रहे हैं? आप थोड़ा सा समझने की कोशिश ये करिएगा कि एक्सेप्टर आयन तभी आएंगे जब हमारा कैसा एसिड होगा? वीक एसिड या वीक बेस। क्योंकि अगर वीक एसिड है, वीक बेस है, तभी यहां से जब डिसोसिएट होगा तो वो कंबाइन करेगा। स्ट्रॉन्ग में एक्सेप्टर आयन नहीं होते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आगे की बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ में जो आयन है ये वाला, क्या ये कंबाइन करना चाहता है? क्या नहीं? क्या ये कंबाइन करना चाहता है? नहीं। तो इसको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर आयन, क्योंकि ये फर्दर इसके साथ में कंबाइन नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में जो Cl- आयन होगा वो कैसे होगा? स्पेक्टेटर आयन होगा। इसका मतलब स्पेक्टेटर आयन कब मिलेंगे? जब हमारा वीक एसिड या, अरे भाई गलती बोला, जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसमें जो आयंस मिलेंगे वो कैसे आयंस होंगे? स्पेक्टेटर आयंस होंगे। क्या स्पेक्टेटर आयन क्या करेंगे? फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? नहीं। तो बताइए, ध्यान देना, टोटल हमारे कितने स्पेक्टेटर आयन है? अच्छा बताओ, स्पेक्टेटर आयन कब मिलेगा? तो जब हमारा रिएक्शन किसके साथ में, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, वहां से क्या मिलेगा? स्पेक्टेटर आयन मिलेगा। लेकिन एक्सेप्टर आयन कब मिलेंगे? जब वीक एसिड या वीक बेस हो। मतलब वीक एसिड और वीक बेस होगा तो फर्दर कंबाइन कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है H+ या OH- को, लेकिन यहाँ में नहीं हो सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या तो भाई बोलो, क्या यहाँ से समझ पा रहे हैं? क्या अब थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारा स्पेक्टेटर आयन होता है वो टोटल कितना होता है? तो आपका आंसर होगा टोटल 11 ही स्पेक्टेटर आयन होते हैं। क्यों स्पेक्टेटर आयन 11 ही होता है? क्योंकि हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो 6 होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो 5 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 11। तो 11 ही हमारा क्या ही हो सकता है? स्पेक्टेटर आयन। क्या समझ पा रहे हैं? क्या स्पेक्टेटर आयन कहाँ से मिल रहा है? बताओ भाई, कहाँ से मिल रहा है? अरे भाई कहाँ से मिल रहा है? या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या, अरे भाई ये NaOH कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये क्या हो जाएगा उसका? अरे भाई ये हो जाएगा कंजुगेट एसिड। और ये कैसा हो जाएगा कंजुगेट एसिड? अरे भाई वीक हो जाएगा। स्पेक्टेटर आयन कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे 11। अरे भाई कैसे 11? क्योंकि ये कहां से मिलता है? आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिलता है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलेगा। अरे भाई कहां से मिलेगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलेगा और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड कितना होता है? 6, और स्ट्रॉन्ग बेस कितना होता है? 5। तो टोटल स्पेक्टेटर आयन हमारा जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 11। कितना मिलेगा? 11। अच्छा आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मान लो स्पेक्टेटर आयन कुछ नहीं करता है भाई, रिएक्शन में कुछ भी नहीं करेगा। जैसे समझिएगा, एक सोल्यूशन है भाई, क्या है सोल्यूशन? पानी है। और पानी का पीएच क्या होता है बताइए? अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो पानी का पीएच कितना होगा? 7। अरे भाई कितना है? 7। अब तुमने क्या करा? अरे भाई तुमने यहाँ में NaCl मिला दिया। अरे भाई क्या मिला दिया? NaCl। मान लो यहाँ में तुमने Cl-, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना है। अब अपने मान लो यहाँ में पानी है भाई, पानी का पीएच कितना होता है? 7। अरे भाई कितना होता है? 7। और तुमने यहाँ से Cl- मिला दिया। अरे भाई क्या ऐड कर दिया? Cl-। अगर आप Cl- ऐड करेंगे भाई, Cl- को आप यहाँ में पानी में डाल देंगे, तो बताओ Cl- कैसे होता है? स्पेक्टेटर आयन। अरे भाई Cl क्या होगा? स्पेक्टेटर आयन है, क्योंकि वो कहां से आया है? चलो अगर आपको डाउट हो रही है तो मान लो आपने NaCl मिला दिया या HCl मिला दिया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या क्या आपने क्या मिला दिया है? NaCl। चलो HCl मिला देंगे तो मान लो यहाँ में क्या आएगा? हमारा Cl- आएगा कि नहीं? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, क्योंकि ये एसिड है। क्या? क्योंकि ये पानी में H+ देगा। अरे भाई H तो दे ही रहा है, और साथ में इसका कंजुगेट बेस जो होगा वो क्या होगा? Cl-। और Cl- क्या कहलाएगा? स्पेक्टेटर आयन। अरे भाई क्या कहलाएगा? स्पेक्टेटर आयन। और बताओ क्या Cl- किसी के साथ में रिएक्शन करेगा? क्या नहीं करेगा। मतलब ये रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। पहले भी पानी का पीएच 7 था और इसको डालने से भी पानी का पीएच 7 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है स्पेक्टेटर आयन कुछ काम नहीं करता है। जो सोल्यूशन पहले जैसा था अभी भी इसको डालने से वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा है किसी के साथ में।
क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे अगर मालूम मैं बात करूंगा, एक हमारे पास में कंटेनर है और यहाँ में लिखा है 10⁻² मोलर, क्या लिखा है CH3COOH। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? और इसमें आपने डाल दिया ClO4-। अरे भाई क्या डाल दिया है? ClO4-। तो मेरा कहने का मतलब है, क्या इस सोल्यूशन का हम पीएच निकाल सकते हैं क्या? सर भाई वीक एसिड है, टेंशन में आ जाते हैं। और वीक एसिड का पीएच डाइल्यूशन, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। अरे भाई इनके पीएच कैसे निकालेंगे? सी अल्फा से। अरे भाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और तुमने यहाँ में डाल दिया क्या? ClO4-। अरे भाई ये स्पेक्टेटर आयन है, Cl- कुछ नहीं करेगा। जो सोल्यूशन का पीएच यहाँ से निकलेगा, ClO4- को डालने से भी कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर कोई सोल्यूशन का पीएच आप निकाल पा रहे हैं और उसमें आपको स्पेक्टेटर आयन को ऐड किया जा रहा है, स्पेक्टेटर आयन को ऐड करने से सोल्यूशन का पीएच में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, फिर वो कुछ रिजेक्शन ही नहीं करता है। क्या आपको समझ में आया क्या? हाँ बहुत अच्छी बात है। क्या आप सच में समझे हैं ना? स्पेक्टेटर आयन कुछ काम नहीं करता है, मतलब सोल्यूशन का पीएच को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। स्पेक्टेटर आयन का नाम होता है दर्शक आयन। हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? दर्शक। ठीक है, समझ पा रहे हैं? दर्शक मतलब बैठ के देखने वाला। जैसे क्रिकेट हो रही है तो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं जो बैठ के देखते हैं, उसको हिंदी में दर्शक बोला जाता है। अरे भाई अगर मान लो यहाँ में स्टूडेंट बैठ के सुन रहे हैं, अरे भाई आप लोग दर्शक हैं। अगर कोई एक स्टूडेंट निकल के बाहर चला जाए, अरे भाई क्लासरूम का कुछ डिस्टर्ब होगा क्या? नहीं। तो भाई तुम लोग डिस्टर्ब कर देगा क्या क्लास? अगर कोई एक स्टूडेंट चला जा रहा है तो क्या क्लासरूम डिस्टर्ब हो जाएगा? नहीं। तो दर्शक कम हो ज्यादा हो उससे कुछ भी लेना देना नहीं। समझ पा रहे हैं ना? सोल्यूशन का पीएच पहले जितना था उतना ही अभी भी रहेगा। दर्शक कुछ भी उसको इफेक्ट नहीं कर सकते। मान लो क्रिकेट टीम हो रही है, अब कोई प्लेयर आपस में, मतलब जो दर्शक थे वो लड़ाई करके बाहर निकल गए, क्या क्रिकेट बंद हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना भाई? चलता है, चलता ही रहेगा। तो स्पेक्टेटर आयन उस सोल्यूशन का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? हाँ वही काम है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा, यहाँ से हमारा एक, ये कॉपी कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे भाई, स्पेक्टेटर आयन कुछ नहीं, टोटल 11 ही होता है। अब अगर हम बात करेंगे, ध्यान देना, इसका मतलब बताओ एसिटिक एसिड क्या है भाई? वीक एसिड है। अगर वीक एसिड है तो के आएगा कि केवी आएगा? और भाई वीक एसिड है तो क्या आएगा? के। और ये क्या है? एसिटेट आयन, एसिड है, बेस है, क्या है? बेस है। बेस के लिए क्या आता है? के, केवी, के डब्ल्यू, के बी। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो अगर हमारा के है और ये के बी है तो वहां से एक फॉर्मूला आएगा कि जो के डब्ल्यू होता है भाई, ध्यान देना, यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा कि के डब्ल्यू का वैल्यू जो होता है के इंटू के बी होता है। क्या होता है भाई? के इंटू के बी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, और यहाँ से अगर हम मान लो माइनस लॉग ले लेंगे, समझ पा रहे हैं ना? तो टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोल, केवल मैं रिजल्ट लिख दूं क्या? अगर मैं माइनस लॉग दोनों साइड में लिख लूंगा तो उसके बाद आ जाएगा पी के डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा पी के ए प्लस पी के बी। तो ये आपको दो फॉर्मूला आपको यहाँ से आ गया है और आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा कि के डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है बताओ? पी के डब्ल्यू का वैल्यू के इंटू के बी। ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होगा, अरे भाई कब वैलिड होगा? जब कंजुगेट एसिड बेस पेयर होंगे। अरे भाई कैसे होंगे? कंजुगेट एसिड बेस पेयर होगा। अरे भाई कंडीशन है इसका, क्या ये सबके लिए अप्लीकेबल है? नहीं। अरे भाई इसका कंडीशन क्या है? इसके लिए क्या होना पड़ेगा? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अगर कंजुगेट एसिड बेस पेयर दिखाई दिए, अरे भाई दिखाई दे दिया, तो के डब्ल्यू को क्या लिखा जा सकता है? के इंटू के बी। अरे समझ पा रहे हैं क्या? के इंटू के बी लिखा जा सकता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से आपको समझाने की बात करूं, अगर मान लो भाई हमारे पास में एसिटिक एसिड लिखा है, अरे भाई क्या लिखा है? एसिडिक एसिड, और एसिड है तो के की वैल्यू मान लो 10⁻⁴ है। अरे भाई क्या है? 10⁻⁴ है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि CH3COO- का Kb का वैल्यू बताइए, क्या समझ पा रहे हैं क्या? अरे भाई रुक जाओ, इधर देखो बोर्ड पे, मेरा कहने का मतलब ये वीक एसिड है। कैसा है? वीक एसिड है। अरे भाई वीक एसिड है तो ये क्या है? एसिटेट आयन है। बताओ ये दोनों आपस में कंजुगेट एसिड बेस पेयर है कि नहीं है? और भाई कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक H या एक OH माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या इसको जब डालेंगे तो H प्लस देगा, तो यही ना बनेगा। अगर ये वीक एसिड है तो ये इसका क्या हो जाएगा? कंजुगेट बेस। और कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। क्या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्या? नहीं। अरे भाई इससे इसके कंपेयर में थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या समझ पा रहे हैं? तो अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्या ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है? क्या है? तो क्या इसके लिए हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि हमारा केवी क्या होगा? ये सॉरी के है। अरे क्या है? के। और क्या निकालना है? के बी। तो आप लोग जानते हैं कि के डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? बताओ जल्दी से। के डब्ल्यू इक्वल टू के इंटू के बी। तो बताओ के बी इज इक्वल टू क्या होगा? अरे भाई के बी इक्वल टू क्या होगा? के डब्ल्यू बाई के।
होगा कि नहीं होगा? KW की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -14। अरे भूल गए क्या? -14। और K का वैल्यू कितना है? 10 की पावर -4। बताओ क्या हो जाएगा? 10 की पावर -10। अरे भाई क्या आ जाएगा? 10 की पावर -10। KW क्या था वाटर के लिए, याद है कि नहीं? H+ आयन इंटू OH- आयन का कंसंट्रेशन KW के बराबर होता है 10 की पावर -7। 10 की पावर -7 आंसर इज 10 की पावर -14 होता है ना KW की वैल्यू। चलिए बहुत अच्छी बात है, याद रखेंगे। टेम्परेचर कुछ भी नहीं दिया, क्या मानना है? 27 के 25, आंसर इज 25। चलो दूसरा एग्जांपल देखना भाई, क्या लिखा है भाई? H2S। क्या लिखा है? H2S। K का वैल्यू दिया है 10 की पावर -2। अरे भाई क्या दिया है? और S-2 का Kv की वैल्यू पूछा है, क्या आप आराम से बता सकते हैं क्या? और भाई कितना? 10 की पावर -12। कितने स्टूडेंट ने आंसर 10 की पावर -12 बता रहे हैं? Kv डिफाइन ही नहीं होगा। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? जैसे अगर H2S लिखा है तो ये कैसे बना होगा भाई? ये 2H+ और ये S-2 ऐसे बना है ना? क्या ये एसिड है क्या? हाँ एसिड है। तो एसिड है तो ये इसका क्या होगा? कंजुगेट बेस। डिफाइन नहीं हो सकता है क्योंकि एसिड बेस पेयर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक H+ का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन बताओ ये तो एसिड है, लेकिन 2 H हटाएंगे तब नहीं ये बनेगा। तो डिफरेंस तो सिर्फ एक H+ का होना चाहिए या तो एक OH- आयन का होना चाहिए। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो इसलिए यहाँ में Kb नहीं बताया जा सकता है, ये नहीं कि फॉर्मूला, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड तब है जब वो पेयर आपस में कैसे हो? कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो। अरे भाई तुमको देखना है तो देखो, क्या यहाँ से एक H हटाएंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब यहाँ में एक H+ का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ में बताओ क्या यहाँ में एक H+ का डिफरेंस है क्या? नहीं। अरे भाई यहाँ से यहाँ कब आएगा? जब 2 H हटाना पड़ेगा, और 2 H का डिफरेंस होगा तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं होगा। अगर कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। क्या भाई समझ पा रहे हैं क्या? क्या यहाँ तक समझे हैं? तो यहाँ से Kb डिफाइन नहीं हो सकती है अलग बन, ये मेथड से तो नहीं होगा। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा है भाई रिलेशन, ये फॉर्मूला कब लगाना है? ये फॉर्मूला तब लगाना है जब हमारा क्या हो जाए बताइए? अरे भाई क्या कब हो जाए? एसिड बेस कंजुगेट एसिड बेस पेयर होगा। अगर मान लो H2S लिखा है, क्या लिखा है? H2S और लिखा है यहाँ में H+ और HS-। क्या बताओ मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ क्या? क्या मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ में एक ही H+ का डिफरेंस है, तो इसलिए यहाँ में लिखा जा सकता है KW = K × Kb। समझ पा रहे हैं? हाँ तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है उसको पढ़ना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में। चलिए हमारा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है? अरे भाई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? अब देखिएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है सॉल्ट का वाटर के साथ में रिएक्शन कराना ही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है। सॉल्ट का किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे? वाटर के साथ में। तो ध्यान देना भाई, जब हम सॉल्ट का वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलता है? बनता है एसिड प्लस बेस। अरे भाई क्या बनता है? एसिड प्लस बेस। अगर तुम ये ध्यान से देख रहा है तो बताओ भाई, ये कुछ रिएक्शन रिवर्स वाली लग रही है। किसकी रिवर्स रिएक्शन लिखा है? न्यूट्रलाइजेशन का। न्यूट्रलाइजेशन में होता है एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, और वो रिएक्शन एक्सो होती है एंडो होती है? एक्सोथर्मिक होती है। तो क्या बताओ उसको जब हम उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन कैसी होगी? एक्सो या एंडो? तो आंसर इज एंडोथर्मिक। अरे भाई रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो डेल्टा H का साइन तो चेंज हो जाएगा ना। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसका रिवर्स करेंगे तो ये मिल जाएगा। अगर कोई बोलता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? अरे भाई रिवर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो रिवर्स होता है उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो ये रिवर्स है, रिवर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ में जो सॉल्ट है, सॉल्ट की किसके साथ में रिएक्शन कराना भाई? वाटर के साथ में। तो क्या ही मिलेगा? एसिड प्लस बेस मिलेगा। अच्छा बताओ सॉल्ट में क्या एक केटाइन होगा, एक एनाइन होगा? अरे भाई सॉल्ट में एक केटाइन होगा और एक एनाइन होगा। अरे भाई जितने भी सॉल्ट होते हैं वो कैसे टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? अरे भाई जितने प्रकार के जो सॉल्ट होते हैं वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? स्ट्रॉन्ग। मतलब वो 100% आयंस में टूटेगा नहीं? टूटेगा। तो इसका मतलब वहां में एक केटाइन होगा और एक एनाइन होगा। केटाइन कहाँ से आता है? अरे भाई शुरुआत में शुरू किया था। केटाइन कहाँ से आता है? बेस। और एनाइन कहाँ से आता है? एसिड। तो अगर हम बात करें, ये जो सॉल्ट होता है वो 4 प्रकार का होता है। ये जो सॉल्ट होता है कितने प्रकार का होते हैं? 4। अरे भाई कितने प्रकार के? 4। पहला
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने वाला सॉल्ट। क्या समझ पा रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने वाला सॉल्ट। तो थोड़ा सा ध्यान देना, 4 प्रकार का होता है। जो पहला टाइप होता है वो SASB टाइप का होता है। कैसा टाइप का भाई? SASB टाइप का। लेकिन अब थोड़ा सा अगर हम बात करें भाई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या है वो समझिए। अरे भाई क्या समझना है? मीनिंग समझना है। अरे भाई सॉल्ट में क्या होगा? केटाइन होगा या एनाइन होगा? मैंने क्या बोला? अरे भाई सॉल्ट का वाटर के साथ में रिएक्शन करना क्या कहलाता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करता है, कहलाता है। सॉल्ट में क्या मिलेगा? या तो भाई केटाइन मिलेगा। अरे भाई क्या मिलेगा? केटाइन मिलेगा। या तो क्या क्या मिलेगा भाई? एनाइन। तो क्या होगा? या तो केटाइन का वाटर के साथ में रिएक्शन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराएगा, या एनाइन का वाटर के साथ में रिएक्शन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराएगा, या केटाइन एनाइन का दोनों वाटर के साथ में रिएक्शन क्या कहलाता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहलाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? अरे भाई सॉल्ट का केटाइन वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, या तो एनाइन रिएक्शन करे या तो दोनों रिएक्शन करे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अरे भाई 4 फैक्टर, आज 4 इफेक्ट पढ़ना है। पहला टाइप में पढ़ा रहा हूं, SASB टाइप। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई समझ में आया क्या? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है बताइए? सॉल्ट का केटाइन वाटर के साथ में रिएक्शन करे, या सॉल्ट का एनाइन वाटर के साथ में रिएक्शन करे, या केटाइन एनाइन दोनों वाटर के साथ में रिएक्शन करे, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो पहला जो हमने पढ़ा है उसका क्या नाम है बोलिए? SASB टाइप। अरे भाई क्या होगा? SASB टाइप। जैसे एग्जांपल देखेंगे। अरे भाई एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में क्या हम NaCl लिख सकते हैं क्या भाई? NaCl। अरे भाई लिख सकते हैं क्या NaCl? बताओ NaCl में Na कहां से आया होगा? केटाइन है। अरे भाई देखो पहले सोचना है, क्या Na क्या है? केटाइन। केटाइन कहां से आता है? बेस। मतलब यहाँ में सोडियम कहां से आया होगा? NaOH। अरे भाई कहां से आया होगा? NaOH। अरे भाई NaOH। और बताओ Cl एनाइन है। एनाइन कहां से आया आता है? एसिड। एसिड है तो बोले HCl। अरे भाई दोनों कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं है? अरे भाई है कि नहीं है? है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हम मान लो लिखा है के, क्या लिखा है भाई? K2SO4। अरे भाई क्या लिखा है? K2SO4। बताओ यहाँ में सॉल्ट है कि नहीं है? है। और ये कौन सा वाला टाइप का है? पहचानना आना चाहिए। तो पहले आपको लिखा है K2SO4। क्या लिखा है? K2SO4। तो बताओ यहाँ में केटाइन होगा एनाइन होगा। केटाइन कहां से आता है? बेस से। की कहां से आएगा? KOH से। और भाई ये बेस से आना है तो बेस में OH लगा दो, KOH हो जाएगा। और ये क्या है? एनाइन। एनाइन कहां से आता है? एसिड। तो यहाँ में क्या करेंगे? H2SO4। कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों का कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? SASB टाइप। क्या बोलेंगे? SASB टाइप। थोड़ा सा ध्यान देना। क्या ध्यान दे रहे हैं भाई? ठीक है। अब आइए, अब हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। कॉपी नहीं करना है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? 2 ही एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं ना भाई? ETC लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ में क्या लिखा है? NaCl का। देखो मैंने लिखा NaCl का पानी के साथ में रिएक्शन कराना। अरे भाई सॉल्ट का वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? एसिड प्लस बेस। अरे भाई NaOH के साथ में क्या बनेगा बताओ? NaCl प्लस। अरे भाई क्या मिलेगा? NaOH प्लस HCl। अरे ये तो रिवर्स रिएक्शन है ना भाई? क्या समझ पा रहे हैं ना? Na एक बार OH के साथ में कंबाइन करेगा NaOH, HCl के साथ में कंबाइन करेगा HCl, मतलब बनेगा बेस प्लस एसिड। समझ पा रहे हैं ना? अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये तो फर्स्ट रिएक्शन है। आप ध्यान देना है। NaCl कैसा होता है? आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैसा होता है? पानी कैसा होता है? पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये कैसा होता है? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब शुरुआत हो रही है हमारी। क्या बताओ? वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, तो क्या भाई वो NaCl के फॉर्म में रहेगा कि केटाइन एनाइन के फॉर्म में होगा? अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या NaCl बचा रहेगा? नहीं। तो लोग नहीं पढ़ाया गया भाई, अगर NaCl को पानी में डालेंगे तो NaCl तो गायब हो जाएगा। क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ केटाइन और एनाइन। क्या NaCl किस फॉर्म में पाया जाएगा? तो तुम बोलेगा Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में। बताओ पानी, पानी वीक है तो क्या टूटेगा? अरे भाई बहुत कम टूटता है। मतलब क्या पानी बचा रहेगा कि नहीं? बचा रहेगा। तो पानी लिखिए। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, NaOH कैसा है? स्ट्रॉन्ग। क्या NaOH के फॉर्म में रहेगा? नहीं। किस फॉर्म में रहेगा? अरे भाई किस फॉर्म में रहेगा? केटाइन और एनाइन के फॉर्म में। और बताओ यहाँ में HCl किस फॉर्म में रहेगा? केटाइन और एनाइन के फॉर्म में। अरे तुम समझ रहा है क्या ऐसा? अब थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ कटने वाला है क्या? यहाँ में देखो, क्या ये Na से कट जाएगा क्या? क्या ये Cl माइनस से ये Cl माइनस कट जाएगा क्या? तो बचेगा क्या भाई? पानी। अरे भाई क्या बचेगा? पानी। और ये टूट रहा है तो क्या मिलेगा? OH माइनस और H प्लस। इसका मतलब ये कैसा है? वीक। तो रिएक्शन क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ जाएगा कि नहीं? अरे भाई कैसा डायरेक्शन में आ जाएगा? बैकवर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि बताओ
मैंने बोला था ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कब होता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है सॉल्ट का केटाइन वाटर के साथ में रिएक्शन करे या सॉल्ट का एनायन वाटर के साथ में रिएक्शन करे। अरे भाई दोनों करे तो उसी को ना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं। फाइनल रिएक्शन में ना तो उसका केटाइन वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है ना तो उसका एनायन, अरे भाई वो तो कट गया ना भाई, अरे भाई कट गया है ना दोनों साइड से, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कहने का ये मतलब है कि इस केस में अगर हमारा SaSB टाइप का होगा तो वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता है, क्योंकि ना तो उसका केटाइन वाटर के साथ में रिएक्शन किया है ना तो उसका एनाइन वाटर के साथ में रिएक्शन किया है, ना तो दोनों में से कोई नहीं किया है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता है, क्योंकि ना तो समझ पा रहे हैं क्या? अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? क्या वो रिएक्शन कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है? समझ पा रहे हैं? तो आप मुझे बताइए, क्या अगर मैं बोलूंगा सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? भाई देखो ये पानी, अरे भाई दोनों इक्विलिब्रियम में है। पहले अगर मान लो तुम्हारे पास एक वाटर है, अरे भाई क्या है? वाटर, और इस वाटर का पीएच क्या है? 7। अरे भाई पीएच कितना है? 7। और तुमने यहाँ में क्या ऐड कर दिया? NaCl। अरे भाई क्या डाल दिया? NaCl। NaCl कौन सा टाइप का सॉल्ट है? SaSB। अरे भाई कौन सा टाइप का है? SaSB। क्या ये बताओ NaCl इसको कुछ कर पाएगा क्या? क्या इसका पीएच को चेंज कर पाएगा? नहीं। सोल्यूशन पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल ही रहेगा। क्या समझ पा रहे हैं? अरे भाई कुछ रिएक्शन होता वाटर के साथ में, कुछ प्रोडक्ट अलग बनता तो हम लोग बोलते कि ये कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाटर के साथ में, मतलब ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते हैं। क्या समझ पा रहे हैं? अरे भाई नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बताओ भाई? नेचर ऑफ सॉल्यूशन न्यूट्रल। क्या होगा? न्यूट्रल। इनका पीएच कैसा होगा? 7। इनका जो परसेंटेज अल्फा होगा क्या होगा? क्या इनका परसेंटेज अल्फा 100 अरे भाई सॉल्ट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? 100%। अरे भाई बार बार बताया जा रहा है। अब यहाँ में एक नया टर्म आया है जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं भाई? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ में देखो H की वैल्यू जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगी, जो डिग्री ऑफ परसेंटेज H की वैल्यू होगी या परसेंटेज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगी, वो क्या ही हो जाएगी? 0। यहाँ में देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को H बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? 0। मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, कोई भी सॉल्ट उसके साथ में रिएक्शन नहीं कर रहा है। अरे भाई देखो याद रखेंगे कि जितने प्रकार के सॉल्ट हैं, अरे भाई जितने प्रकार के सॉल्ट हैं उनका अल्फा हमेशा 100% होगा। जरूरी नहीं है कि उनका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 100% हो। नहीं समझे हैं क्या आप लोग? जय भाई देखो इधर, क्या सॉल्ट है, सॉल्ट का वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे एसिड प्लस बेस मिलेगा। तो जो सॉल्ट इसके साथ में रिएक्शन करता है, मान लो इसके पहले 100 मोल थे, अरे भाई कितने मोल थे? 100। अब लेकिन कुछ रिएक्शन किया, अरे भाई उसमें से 10 खत्म हो गए, अरे भाई कितने? 10 मॉलिक्यूल सॉल्ट का 10 मॉलिक्यूल वाटर के साथ में रिएक्शन किया, तो जितना ये रिएक्शन करता है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या समझ पा रहे हैं ना? अरे भाई कितने मॉलिक्यूल पानी के साथ में रिएक्शन कर रहा है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अरे भाई इसका अल्फा कितना है? आंसर इज 100%, क्योंकि सॉल्ट हमारा कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा? 100%। डिसोसिएशन और हाइड्रोलिसिस दो अलग अलग टर्म आ गया ना भाई। अरे भाई अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। H क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। लेकिन यहाँ में कोई सॉल्ट रिएक्शन ही नहीं कर रहा है वाटर के साथ में, इसलिए उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना होगा? 0। अरे भाई क्या होगा? 0। इसका मतलब अगर पूछा जाएगा कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता है, तो आंसर इज SaSB टाइप वाला। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए इतने ही। आप लोग नेक्स्ट क्लास में गलती से भी एब्सेंट मत करिएगा, क्योंकि हम लोग जो पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को आगे कंटिन्यू किया जाएगा।